तो कैसे हो बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम जो सॉलिड्स हैं, जो ठोस हैं, उनकी विलेयता पर कंप्लीट बात कर चुके हैं। उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं उन पर भी बात कर चुके हैं। तो आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपना टॉपिक है वो है गैसों की द्रवों में विलेयता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गैस है उसके जो द्रव में विलयन है वो हमारी डेली लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में रखते हैं। तो आप सबसे पहला एग्जांपल जलीय जो प्राणी है उन पे ले सकते हैं। जलीय जो प्राणी है वो जो समुद्र के पानी में या जहां भी वो जिस एक्वाटिक सिस्टम में रहते हैं उस एक्वाटिक सिस्टम में जो गैस घुली है ऑक्सीजन, उस गैस के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करता है। अगर वो ऑक्सीजन गैस उस लिक्विड में नहीं घुली होती तो जो जलीय प्राणी है वो अपना रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। आप हम खुद पे भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर पार्ट को जो है एक्सपोर्ट की जाती है। तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर घुलती है। हमारा ब्लड भी एक लिक्विड सॉल्यूशन है, एक लिक्विड टिश्यू है, और वो ऑक्सीजन उस ब्लड में घुलकर आगे ट्रांसपोर्ट होती है। तो जो गैसों के लिक्विड जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो गैसों के जो द्रवों में विलयन है वो बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आइए देखिए, आज हम गैसों के जो द्रव्य विलयन है उन पे बात करते हैं। देखिएगा, मेरे पास मैंने एक ये पात्र ले लिया है। इस पात्र में मेरे पास एक विलायक है, कोई सा भी विलायक ले लें आप। मेरे पास ये विलायक है, द्रव विलायक ले लिया है मैंने। इस विलायक के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल है और इस गैस के ऊपर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। और इस पिस्टन को प्रेशराइज करने के लिए, दबाने के लिए, इस पिस्टन के ऊपर एक वेट रखा है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये विलायक है, इस विलायक के ऊपर कोई एक गैस है और गैस के ऊपर एक पिस्टन है, और पिस्टन के ऊपर हमने एक वेट रख दिया है जो वेट इस पिस्टन को नीचे कंप्रेस करेगा। जैसे जैसे हम वेट के थ्रू इस पिस्टन को कंप्रेस करते जाएंगे तो जो गैस है उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, उस गैस का आयतन कम होता जाएगा, और गैस है वो लिक्विड की सतह पर ज्यादा दाब लगाने लगेगी। जैसे जैसे ये गैस लिक्विड की सतह पर दाब लगाने लगेगी, जो ये गैस के अणु हैं इस द्रव की सतह से ज्यादा टकराने लगेंगे और इस द्रव में घुलने लगेंगे। अर्थात जो गैस है वो इस द्रव में है वो घुलने लगेगी। हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, मैं आपको संतृप्त विलयन है उसके बारे में बता चुका हूं। संतृप्त विलयन क्या होता है कि हर किसी विलायक की एक निश्चित जो है कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर एक निश्चित ताप पर एक निश्चित मात्रा का ही विलेय है उसको अपने अंदर घोल सकता है। तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस गैस के अणु इस विलायक में घुलते चले जाएंगे, और इस विलायक में इस गैस के अणुओं की सांद्रता है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। हम ये बात एक निश्चित ताप पर कर रहे हैं, आप रूम टेम्परेचर मान सकते हैं कि हम ये जो भी परफॉर्म कर रहे हैं ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। तो जैसे जैसे आप दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस के अणु हैं वो इस द्रव विलायक के अंदर घुलते चले जाएंगे, और एक कंडीशन आ जाएगी कि ये जो विलायक है वो संतृप्त हो जाएगा। अब हम जितना मर्जी दाब लगा लें इस विलायक में और गैस के अणु हैं वो उस तापमान पर नहीं घुल पाएंगे। तो उस कंडीशन को हम संतृप्त अवस्था कहेंगे। और संतृप्त अवस्था के बाद आप देखेंगे इस द्रव विलायक और इस गैस में एक गतिक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। जो ऊपर जो गैस है वो और जो इस विलायक में जो घुली हुई गैस है उस गैस में एक गतिक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। जो गैस है जब हम दाब लगाएंगे तो गैस लगातार इसमें घुलेगी, और जो घुली हुई गैस है वो लगातार द्रव की सतह को छोड़कर लगातार है वो चली जाएगी। मतलब ये मैं कह सकता हूं, आप एक बात गौर कीजिएगा, जब हम गैस को घोलते हैं
तो गैस के घुलने को हम एक स्पेशल शब्द दे देते हैं, गैस का संघनन। और जब जो घुली हुई गैस है वो वापस उड़ जाए तो उसको कहेंगे हम गैस का वाष्पन, इवेपोरेशन ऑफ गैस। तो मैं ये कह सकता हूं कि संतृप्त अवस्था के बाद जो गैस का संघनन है और गैस का जो वाष्पन है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। गैस का संघनन मतलब जब हम ऊपर से दाब लगा रहे हैं तो घुलने वाली गैस की दर, और जो घुली हुई गैस है उसको वो जो द्रव को छोड़कर जा रही है उसकी दर है वो आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो आप देखेंगे कि संतृप्त अवस्था में जो ये लिक्विड है उसमें जो घुली हुई गैस है, उसमें जो घुली हुई गैस है उस गैस की विलेयता को हम एक विशिष्ट टर्म से, केमिस्ट्री में हम एक विशेष टर्म से एक्सप्लेन करेंगे और उस विशेष टर्म का नाम है अवशोषण गुणांक। देखिएगा क्या था कि मैंने इस गैस पे दाब लगाया, दाब लगाने पे विलायक में संतृप्त विलयन तैयार हो जाएगा। तो इस संतृप्त अवस्था में इस विलायक में या इस जो विलयन बन गया उस विलयन में कितनी गैस घुली है, उस घुली हुई गैस की मात्रा को हम एक विशिष्ट टर्म से एक्सप्लेन करेंगे। उस विशिष्ट टर्म का नाम है अवशोषण गुणांक। तो मैं ये कह सकता हूं कि अवशोषण गुणांक सीधा सीधा मतलब क्या है अवशोषण गुणांक का? अवशोषण गुणांक का सीधा सीधा ये मतलब है कि किसी विलयन में किसी गैस का कितना आयतन घुला है, कितनी वो गैस उस विलयन में घुली हुई है, उस टर्म को ही क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। मतलब अवशोषण गुणांक है वो सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता है किसी गैस की घुली हुई मात्रा को। तो चलिए अवशोषण गुणांक की मैं सही से परिभाषा देख लेते हैं हम। देखिए अवशोषण गुणांक है उसकी सही से परिभाषा देख लेते हैं। आप देखिएगा यहीं से अवशोषण गुणांक की परिभाषा देखते हैं कि हम इस गैस को घोल रहे थे तो पहला जो सीन था वो था निश्चित तापमान। तो देखिएगा पहला वर्ड आएगा निश्चित तापमान पर हम क्या घोल रहे हैं, गैस घोल रहे हैं और हमारे पास विलायक है उसकी मात्रा भी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। निश्चित तापमान पर निश्चित विलायक में किसी गैस का घुला हुआ आयतन उस गैस का क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। दोबारा देखिएगा निश्चित तापमान पर निश्चित विलायक में किसी गैस का घुला हुआ आयतन उस गैस का क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो निश्चित तापमान पर विलायक के एकांक आयतन में जो निश्चित आपने आयतन लिया है उसको मैंने एकांक आयतन कह दिया है। एकांक आयतन का मतलब आप कह सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब, या 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 ml भी कह देते हैं। एकांक आयतन में खुली हुई गैस का आयतन उस गैस का क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक का सीधा सा मतलब है अवशोषण गुणांक उस गैस की उस विलायक में विलेयता को रिप्रेजेंट करता है। मैं ये कह सकता हूं कि अवशोषण जो गुणांक है वो समानुपाती होता है किसी भी गैस की विलेयता के। जिस गैस के लिए अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा उस गैस की विलेयता है वो उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे देखिएगा मेरे पास अगर मैं जल में कुछ गैसों के लिए अवशोषण गुणांक का क्रम लिखूं तो आप देख सकते हैं ये क्रम आता है मेरे पास। जो H2S है, H2S रात को अपने मित्र को फोन करता है कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे से बात कर।
तो उसका मित्र कहता है नहीं, हम चले सोने। H2S अपने मित्र को फोन करता है, मित्र कहता है नहीं, हम चले सोने, कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये विभिन्न गैसों का जल में अवशोषण गुणांक का क्रम है। सबसे ज्यादा जो अवशोषण गुणांक है वो अमोनिया और HCl के लिए है, जबकि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उनके लिए अवशोषण गुणांक की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। मतलब यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि जो अमोनिया और HCl की विलेयता पानी में है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। इसीलिए जो हम देख सकते हैं हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता है वो ज्यादा होती है। कारण क्या है? जल की बजाय जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की विलेयता है वो ज्यादा होती है। कारण हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए जो हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन की विलेयता है वो सामान्यतः जल से क्या होती है, ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन की विलेयता है जल में वो बहुत ही कम है। तो ये हमारे सामने जो जो गैस है उसकी विलेयता को दर्शाने वाला जो अवशोषण गुणांक है उस पर हम बात कर चुके हैं। चलिए आगे हम देखते हैं जो गैसों की विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चलिए जी आगे देखते हैं गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कारक हम देखेंगे वो है गैस की प्रकृति। दूसरा जो कारक है वो हम देखेंगे विलायक की प्रकृति, और तीसरा जो कारक हम देखेंगे वो देखेंगे ताप, और चौथा जो कारक देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं दाब। ये चार कारक हैं जो किसी भी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो पहला जो कारक है वो है गैस की प्रकृति। इस कारक पे हम बात करते हैं। तो देखिएगा गैस की प्रकृति का क्या रोल है गैसों की विलेयता में। तो देखिएगा ऐसी गैसें जब हम उस गैस को किसी विलायक में घोल रहे हैं तो ऐसी गैस है जो उस विलायक में या तो उस विलायक से क्रिया कर लेती हैं या उस विलायक में आयनित हो जाती हैं। वो गैसें ज्यादा घुलनशील होती हैं उन गैसों की बजाय जो गैसें किसी विलायक से क्रिया नहीं करती हैं या उस विलायक में आयनित नहीं होती हैं। जैसे आप देखिएगा अगर मैंने NH3 का एग्जाम्पल लूं और इस NH3 को मैंने पानी में घोल लिया है तो ये NH3 इस पानी से रिएक्शन कर लेती है और NH4OH बना लेती है। मतलब NH3 की विलेयता है वो पानी में बहुत ज्यादा है। अगर हम HCl की बात करें तो HCl को जैसे ही आप पानी में घोलेंगे, HCl पानी में घुलते ही अपने आयनों में आयनित है वो हो जाएगा। H+ एक्वस, H+ जलीय और Cl- जलीय है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसी गैसें जो पानी में या जो किसी विलायक में जाकर आयनित या उस विलायक से क्रिया कर लेती हैं वो गैसें ज्यादा घुलनशील होती हैं उन गैसों की बजाय जो गैसें विलायक से क्रिया नहीं कर पाती हैं या विलायक में आयनित है वो नहीं हो पाती हैं। तो ये पहला फैक्टर था गैस की प्रकृति। चलिए दूसरा फैक्टर है वो बात करते हैं विलायक की प्रकृति पे। विलायक पे बात करते हैं, जो विलायक की प्रकृति है उस पे बात कर लेते हैं। तो ये फैक्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ कि समान प्रकृति के जो विलायक है वो समान प्रकृति के विलय को ही अपने अंदर घोल लेते हैं। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो ध्रुवीय विलायक है उसमें ध्रुवीय विलय घुलनशील होता है और जो अध्रुवीय विलायक है उसमें अध्रुवीय विलय घुलनशील होता है। तो यहाँ हम देखेंगे जो ध्रुवीय गैसें हैं, जो आयनिक गैसें हैं, जो ध्रुवीय गैसें हैं वो जनरली ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा विलय होती हैं, जबकि जो अध्रुवीय जो सहसंयोजक गैसें हैं वो जो अध्रुवीय विलायक हैं उन विलायकों में ज्यादा विलय होती हैं। हम ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, समान को घोलता है, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ जो ध्रुवीय है वो ध्रुवीय में जल्दी घुलेंगे और जो अध्रुवीय है वो अध्रुवीय में जल्दी घुलेंगे। तो इस पर ज्यादा डिटेल से बात करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको पिछले लेक्चर में
पढ़ा चुका हूं। तीसरा फैक्टर है वो फैक्टर है तापमान। तापमान पे भी हम बात कर चुके हैं। बस आपको एक बात याद रखनी है कि जो गैसों की द्रवों में विलेयता है, जो गैसें हैं गैसों की जो द्रवों में विलेयता है वो ताप की दृष्टि से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। जो ताप की दृष्टि से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। गैसों का जब किसी द्रव में घुलना है वो ताप की दृष्टि से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। मतलब जब भी हम किसी द्रव में किसी गैस को घोलेंगे तो वो ऊष्मा रिलीज करेगी। और हम पहले ही देख चुके हैं, हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होते हैं उनके लिए कम ताप फेवरेबल कंडीशन होता है। उनके लिए जो कम ताप है, लेस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है, वो फेवरेबल कंडीशन होता है। इसको आप आसानी से फील कर सकते हैं कि आप किसी गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं और अगर आप उस लिक्विड का तापमान बढ़ाना स्टार्ट कर दें, ये आपके पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड में आप किसी गैस को घोल रहे हैं और अगर आप इस लिक्विड को ताप देना स्टार्ट कर दो तो दोस्तों आप देख सकते हैं आसानी से, जैसे ही आप ताप दोगे इस गैस के अणु जो इस लिक्विड में घुल रहे हैं उन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो अणु इस लिक्विड को छोड़ छोड़ के एनवायरमेंट में जाने लगेंगे। तो आपको अगर किसी गैस को द्रव में विलय करना है तो आप उस गैस का टेम्परेचर है, उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है उसको आपको कम रखना होगा। मतलब कम ताप गैसों की द्रवों में विलेयता के लिए फेवरेबल कंडीशन है। अगर आप ताप बढ़ा देंगे, उच्च ताप है वो गैसों की द्रवों में विलेयता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये मैं आपको 3 फैक्टर पढ़ा चुका हूं। पहला फैक्टर गैस की प्रकृति था, दूसरा फैक्टर विलायक की प्रकृति था और तीसरा फैक्टर है वो तापमान था। चलिए प्यारे बच्चों आगे अगले फैक्टर और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ चलते हैं जो कि है दाब। और दाब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है दाब। तो जो दाब है उससे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की पूरी जो है प्रोबेबिलिटी रहती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दाब। तो अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं जो चौथा फैक्टर है हमारे पास दाब। देखिएगा दाब पर मैं थोड़ी सी बात कर चुका हूं, फिर भी रिवाइव कर लीजिए। ये हमारे पास कोई द्रव है और इस द्रव के ऊपर कोई गैस है, अभी हम पीछे देख चुके हैं, और इस गैस के ऊपर एक पिस्टन लगा है। आपने देखा था कि इस पिस्टन पर जैसे ही हम उस वेट से दाब बढ़ाते हैं तो इस गैस की विलेयता है वो इस लिक्विड में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये मैं आपको बता चुका हूं। एक्चुअली जो दाब का प्रभाव है वो एक्सप्लेन करते हैं एक हेनरी वैज्ञानिक थे, हेनरी नाम के वैज्ञानिक थे। वो किसी भी गैस की विलेयता पर जो दाब का प्रभाव है उसको एक्सप्लेन करता है। माना मेरे पास ये कोई पात्र है और इस पात्र के ऊपर बहुत सी गैस है, जैसे ये ऑक्सीजन है, जैसे ये नाइट्रोजन है, जैसे ये मान लेते हैं SO2 है, ये गैसें हैं। तो ये गैसें इस लिक्विड की सतह पर है वो प्रेशर लगा रही है। तो हेनरी क्या कहता है, देखिएगा हेनरी क्या कहता है, हेनरी कहते हैं कि निश्चित अगर हम तापमान पर कोई गैस को द्रव में घोले, हमारे पास निश्चित तापमान है और उस निश्चित ताप पर हम किसी गैस को द्रव में घोल रहे हैं, तब हेनरी क्या कहता है, हेनरी कहते हैं कि उस गैस की विलेयता, जिस गैस को हम द्रव में घोल रहे हैं उस गैस की विलेयता है वो उस गैस द्वारा उस द्रव की सतह पर, ये जो गैस है ये गैस इस द्रव के ऊपर, इस द्रव की जो सतह है उसके ऊपर दाब लगा रही है, क्योंकि गैस है वो दाब लगाती है। तो हेनरी क्या कहते हैं कि निश्चित ताप पर किसी गैस की, यहाँ 3 गैसें हैं, किसी गैस की विलेयता
उस गैस द्वारा उस द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ये गैस इस द्रव की सतह पर जितना ज्यादा दाब लगाएगी वो गैस उतनी ही ज्यादा उस द्रव में विलय होगी। और प्यारे बच्चों, आप ये जानते हैं कि अगर किसी विलयन में एक से ज्यादा गैसें होती हैं तो हम किसी भी गैस के दाब को दाब ना लिखकर हम उस गैस के दाब को आंशिक दाब के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो हेनरी के नियम से निश्चित ताप पर जो किसी गैस की विलेयता है वो गैस द्वारा द्रव की जो सतह है, द्रव की सतह पर जो लगाया आंशिक दाब है उस दाब के समानुपाती होती है। तो ये जो नियम है वो हेनरी ने दिया था कि निश्चित ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता उस गैस द्वारा उस द्रव की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के बराबर होती है। इसी स्टेटमेंट को हम हेनरी का नियम कहते हैं कि कोई भी गैस जिस लिक्विड की सरफेस पे जिसमें वो घुल रही है उस लिक्विड की सरफेस पे जितना ज्यादा दाब लगाएगी उस गैस की विलेयता उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। यहां देखिएगा, हम विलेयता को हेनरी ने ना तो ग्राम में रिप्रेजेंट किया ना मोल में रिप्रेजेंट किया, विलेयता को यहाँ रिप्रेजेंट किया है मोल भिन्न में। जो जीटा है उससे रिप्रेजेंट किया है, मोल भिन्न में रिप्रेजेंट किया है। ये मोल भिन्न गैस की, हम विलेयता को किसी की गैस की विलेयता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम मोल भिन्न से। तो देखिएगा, हम इसको इस तरह भी फील कर सकते हैं कि ये जो जीटा विलेयता गैस की वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है पी, जो आंशिक दाब है गैस का उस द्रव की सतह पर। देखिएगा ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मैंने यहाँ विलेयता इधर लिखी है लेकिन यहाँ विलेयता इधर लिख दी है, यहाँ दाब इधर लिखा था और यहाँ दाब इधर लिख दिया। देखिए इसको फील करिएगा। एक्स थी इस जो विलायक कह सकता है या विलियन कह सकता है, इस विलियन में या विलायक में, इस द्रव में जो घुली हुई जो गैस है उसकी विलेयता या उसकी मोल भिन्न। देखिएगा, इस द्रव में किसी गैस की जो मोल भिन्न है वो कब ज्यादा होगी। इस द्रव में इन तीनों में से किसी गैस की जो मोल भिन्न है वो कब ज्यादा होगी, जब वो गैस इस द्रव की सतह पर क्या लगाएगी, ज्यादा दाब लगाएगी। तो यही स्टेटमेंट है जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी द्रव में उपस्थित किसी गैस की मोल भिन्न कब ज्यादा होगी, जब वो गैस उस लिक्विड की सतह पर ज्यादा दाब लगाएगी। मतलब किसी गैस की विलेयता उस गैस द्वारा उस द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अगर आप यहां से समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो यहाँ एक नियतांक लगेगा, उस नियतांक को हम हेनरी नियतांक कहेंगे और ये हेनरी नियतांक है वो है KH और ये है X। ये है P जो कि आंशिक दाब है गैस का, KH है वो हेनरी नियतांक है और जो X है वो मोल भिन्न है उस गैस की। क्योंकि आपको पता है अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं तो किसी कंपोनेंट की जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूनिट, जो कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, जो सांद्रता इकाई इस्तेमाल करते हैं, वो मोल भिन्न करता है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये हेनरी का नियम था। हेनरी का नियम एक सिंपल सा स्टेटमेंट कहता है कि निश्चित ताप पर अगर हम किसी द्रव में कोई गैस घोल रहे हैं तो वो उस गैस की जो विलेयता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो गैस उस द्रव पर कितना दाब लगा रही है। तो प्यारे बच्चों, यही हेनरी का जो है वो नियम था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, थोड़ी सी और हेनरी के नियम पे। देखिएगा, हम हेनरी का स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि पी ऑफ गैस जो आंशिक दाब है वो के एच और एक्स के बराबर होता है। यहां से आप देखेंगे एक्स बराबर हो जाएगा पी ऑफ गैस अपॉन के एच। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे x जो है ये जीटा है, सॉरी x का जीटा मोल भिन्न, तो जो मोल भिन्न है उसका के एच से व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। जो जीटा है, जो मोल भिन्न है, जो विलेयता है, उसका के एच से व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। मतलब अगर किसी गैस के लिए के एच का मान ज्यादा होता है तो उस गैस की विलेयता का मान क्या होता है, कम होता है। अगर किसी भी गैस की विलेयता किसी भी गैस का के एच है वो ज्यादा है तो उस गैस की विलेयता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो आपका के एच है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला जो गैस है उसकी प्रकृति पे, दूसरा आप जिस विलायक में घोल रहे हो उस विलायक की प्रकृति पे, और तीसरा तापमान पे। इन तीन बातों पे निर्भर करता है के एच का मान। सबसे पहले मैं ताप ही ले लेता हूं। अगर आप देखेंगे तो जो के एच का मान है वो टेम्परेचर के तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो के एच का मान है वो बढ़ता चला जाएगा, और के एच का मान बढ़ेगा तो गैस की विलेयता है वो घटती चली जाएगी। इसीलिए जो जलीय जीव है, जो जलीय जीव है वो ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबली सरवाइव करते हैं। कारण क्या है, ठंडे पानी का तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो के एच का मान कम होगा, के एच का मान कम होगा तो ठंडे पानी में जो घुली हुई गैस है, जो ऑक्सीजन है, उसकी विलेयता ज्यादा होगी और जलीय जीवों को श्वसन क्रिया में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो के एच है वो सबसे पहले टेम्परेचर पे हमने देखा, टेम्परेचर तापमान के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ताप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा के एच का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और उस के एच के बढ़ने के कारण गैसों की जो विलेयता है द्रव में वो घटती चली जाएगी। मैं कुछ एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। जैसे अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ गैसों के लिए हम के एच के वैल्यू देखें, जैसे आप हीलियम के लिए देख लें, जैसे आप हाइड्रोजन के लिए देख लें, जैसे आप ऑक्सीजन के लिए देख लें, तो हीलियम के लिए अप्रोक्स 144 किलो बार में होता है। के एच का जो यूनिट है आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से आप के एच का यूनिट भी देख सकते हैं। अब देखिएगा पी गैस बराबर है के एच इंटू एक्स। एस जो विलेयता मोल भिन्न है जीटा, वो जीटा यूनिटलेस होता है। जीटा है वो यूनिटलेस है, मोल भिन्न की कोई विलेयता नहीं होती। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो के एच है, के एच हेनरी का जो नियतांक है, उसकी जो यूनिट है वो जस्ट बराबर होगी किसके, दाब के। जो भी यूनिट दाब की आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप एटीएम कर सकते हैं, चाहे आप बार कर सकते हैं, चाहे आप एमएम ऑफ एचजी कर सकते हैं, तो जो भी यूनिट दाब की होगी वो यूनिट किसकी रहती है, हेनरी के नियतांक की रहती है। तो यहाँ किलो बार में यूनिट है। हीलियम के लिए जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है उसके लिए के एच का वैल्यू है, जो के एच का मान है वो 144 होता है, 144 के आसपास होता है। जो हाइड्रोजन है उसके लिए 75 के आसपास होता है, और ऑक्सीजन है उसके लिए 35 के आसपास होता है। मतलब यहां से हम देखेंगे हीलियम जो गैस है वो पानी में इनसोल्यूबल है, अविलेय है, क्योंकि इसके लिए के एच का मान ज्यादा है। हाइड्रोजन स्लाइटली सोल्यूबल, थोड़ा सा विलेय है, और ऑक्सीजन है उसके के एच का मान 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के लिए बहुत ही कम है, और के एच का मान कम होगा तो विलेयता बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो पानी में ज्यादा सोल्यूबल होती है। तो ये था आपके पास के एच का यूनिट, और के एच है वो टेम्परेचर पे
किस तरह डिपेंडेंट करता है। बाकी गैस की प्रकृति अलग अलग गैस के लिए KH का वैल्यू है वो अलग अलग होता है, और विलायक की प्रकृति है जिस विलायक में हम घोलेंगे उस पर भी KH का मान है वो डिपेंडेंट करता है। हर गैस के लिए अलग विलायक में जो KH का मान है वो अलग अलग होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हम प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि क्या सीन रहता है। अगर मेरे को ये इक्वेशन कही जाए और यहां से मैं ग्राफ प्लॉट करूं आंशिक दाब ये P ऑफ गैस और जीटा मोल भिन्न ऑफ गैस में ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो आप देखेंगे आंशिक दाब और मोल भिन्न में समानुपाती का संबंध था, और जहां समानुपाती का संबंध होता है वहां एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इस ग्राफ की ढाल देखना चाहूं तो ये इस ग्राफ की ढाल है, ढाल होती है tan थीटा, और tan थीटा होता है लंब बटा आधार, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और जीटा मोल भिन्न ऑफ गैस। और यहां से आप देखेंगे अगर मैं इस मोल भिन्न को यहां ले आऊं P ऑफ गैस अपॉन जीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा KH हो जाएगा। मतलब जो इस ग्राफ की जो ढाल है P गैस अपॉन मोल भिन्न, जो ढाल है इस ग्राफ की वो किसको रिप्रेजेंट करती है, KH को रिप्रेजेंट करती है, हेनरी नियतांक को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप हेनरी के नियम से, हेनरी का जो इक्वेशन है उसमें आंशिक गैस के आंशिक दाब और गैस की मोल भिन्न है, उसके बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो वो ग्राफ है वो आपको हेनरी के जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू देते हैं। जो ग्राफ की ढाल है वो हेनरी नियतांक को बताती है, ढाल जितनी ज्यादा होगी इस ग्राफ की हेनरी नियतांक का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, और ढाल अगर कम होगी तो हेनरी नियतांक का वैल्यू है वो उतना ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा हेनरी का नियम था। चलिए हेनरी के जो नियम है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो भी सुन लीजिए, हालांकि इतनी काम की नहीं है फिर भी सुन लीजिए कि जो ताप है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताप बहुत ज्यादा कम होने से जो KH है उसके वैल्यू में एरर आ जाती है, और हेनरी का नियम है वो गैस पर अच्छे से एप्लीकेबल नहीं हो पाता। जो दाब है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दाब का मान भी बहुत ज्यादा होने से जो KH का वैल्यू है उसमें एरर आने से हेनरी का नियम है वो अच्छे से एप्लीकेबल उस गैस पर नहीं हो पाता। और जो गैस है जिस हम विलायक में घोल रहे हैं उस विलायक से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, मतलब जो गैस है उसकी विलेयता भी उस विलायक में बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन है, ताप बहुत कम हो जाए, गैस का दाब है लगाया गया जो आंशिक वो बहुत ज्यादा हो जाए, या गैस उस विलायक से क्रिया कर ले, तो इन तीनों परिस्थितियों में जो हेनरी है उसका नियम उस गैस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए कुछ हेनरी के जो डेली लाइफ में हेनरी का जो लॉ है उसके डेली लाइफ में यूजेस भी हैं, उन यूजेस पे भी हम बात कर लेते हैं। चलिए देखिएगा क्या है। चलिए मैं आपको ओरली बता देता हूं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक की जो सोडा वाटर की बोतल है उसमें देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल्स हैं उसमें हाई प्रेशर पे, उच्च दाब पे CO2 गैस फिल की जाती है। आप जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलते हो तो बबल्स के फॉर्म में आपको CO2 गैस है वो निकलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब फैक्ट्री में पैक होती है तब उच्च दाब पर पैक होती है, और दाब ज्यादा होने के कारण CO2 है उसकी विलेयता कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब तक ढक्कन सील होता है उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का तो जो CO2 गैस है वो उस कोल्ड ड्रिंक में विलेय रूप में उपस्थित होती है। लेकिन जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो तो जो पूरा सिस्टम है वो वातावरण के दाब पर आ जाता है, और दाब कम होने के कारण जो गैस की विलेयता है उस कोल्ड ड्रिंक में कम हो जाती है, और जो CO2 है वो एफोर्वेशन के साथ उस कोल्ड ड्रिंक से बाहर आने लगती है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं रॉक क्लाइंबर्स, जो पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं उन पर एप्लीकेबल होता है।
हम देखते हैं जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट में हाइट पे जाते हैं, ऊपर हाइट की तरफ जाते हैं, तो जो गैसेस हैं, जो वायुमंडल है, उसका दाब क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो जैसे ही हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, जो रॉक क्लाइंबर्स हैं वो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, तो जैसे जैसे वो नीचे से ऊपर की तरफ ऊंचाई पे बढ़ते हैं पहाड़ पे, तो दाब कम होने के कारण हमारा जो रक्त है, उस रक्त में गैस की विलेयता है ऑक्सीजन की, वो कम हो जाती है, क्योंकि दाब ऊपर जाने पे कम हो गया है, और दाब कम हो गया है तो गैस की विलेयता हेनरी के नियम के अनुसार कम हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन जो गैस है उसकी रक्त में विलेयता है वो कम हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति को सांस लेने में समस्या आती है, उसका जी घबराने लगता है, उसको उल्टी आने लगती है, और इसी प्रॉब्लम को हम एक टर्म देते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया, इस टर्म को हम नाम देते हैं एनोक्सिया, कि उसका जी घबराने लगता है, उसको सांस लेने में समस्या आने लगती है, उसको मितली आने लगती है, तो इस टर्म को हम नाम देते हैं एनोक्सिया। तीसरा जो एग्जाम्पल है, स्कूबा डाइवर, जो गोताखोर होते हैं, जो समुन्द्र में नीचे जाते हैं। देखिएगा मेरे पास, ये मान लेते हैं हम समुन्द्र है और मेरे पास यहाँ कोई एक स्कूबा डाइव है, ये डाइव करके जब समुन्द्र में जाएगा, तो जब ये समुन्द्र तल पर था तब इस पर केवल और केवल जो है वायुमंडलीय जो दाब है वो लग रहा था, लेकिन जब ये समुद्र की सरफेस पे था तब इस पर केवल और केवल वायुमंडलीय दाब लग रहा था। लेकिन जब ये गहराई में पहुंच गया तो ये सारा जो पानी है वो भी स्कूबा डाइवर जो गोताखोर है इस पर दाब लगाने लगा। और आप जानते ही हैं हेनरी के नियम के अनुसार दाब लगाने पर गैसों की विलेयता है वो बढ़ जाती है। तो इस स्कूबा डाइवर के पास जो गैस लेने के लिए, जो रेस्पिरेशन के लिए, जो इस स्कूबा डाइवर की पीठ पे जो सिलेंडर रखा हुआ है, उस सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, पहले बहुत टाइम पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भरी जाती थी। तो जैसे ही ये स्कूबा डाइवर समुद्र के गहराई में जाता था तो दाब बढ़ने के कारण जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी विलेयता इस स्कूबा डाइवर के रक्त में बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। अब मान लो अचानक इस स्कूबा डाइवर को, इस गोताखोर को ऊपर आना हो, तो जैसे जैसे ये जल्दी से ऊपर आएगा तो जल्दी से ऊपर आने के कारण दाब में जल्दी से कमी आएगी, लेकिन जो गैसेज है उस दाब में कमी आने के साथ साथ उस गैसों की विलेयता उतनी जल्दी नहीं घट पाती है। ऑक्सीजन गैस तो जल्दी से रिलीज हो जाती है उसके ब्लड से। जब जैसे ही स्कूबा डाइवर जो है समुद्र के पैंदे से अचानक ऊपर की तरफ आता है तो दाब में कमी होती है, तो दाब में कमी होने के कारण इन गैसों की विलेयता भी उसके रक्त में कम होने लगती है। तो ऑक्सीजन गैस तो आसानी से उसके रक्त को छोड़कर बाहर आ जाती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस है उसके रक्त को आसानी से छोड़कर बाहर नहीं आती है, और उसके रक्त में बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बबल्स, इन बबल्स को हम कहते हैं बैंड, और इस बैंड के कारण स्कूबा डाइवर की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस स्कूबा डाइवर के जो गैस सिलेंडर है उस गैस सिलेंडर में हीलियम गैस को भी शामिल किया जाता है। हीलियम गैस एक अक्रिय गैस है और ये गैस इन दोनों गैसों की विलेयता को स्कूबा डाइवर के रक्त में ज्यादा नहीं बढ़ने देती, ताकि जब ये स्कूबा डाइव अचानक से ऊपर आए, ये जो गोताखोर है वो अचानक से ऊपर आए, तो इस गोताखोर के रक्त में जो गैसें हैं वो बबल्स ना बना पाए, बैंड्स ना बना पाए। इसलिए हम उस स्कूबा डाइवर के जो ब्लड है, जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हम हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये जो गैसों की विलेयता है वो कंप्लीट टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। कल से हम बात करेंगे द्रव्य विलयनों पर। आप अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो को अच्छे से देखकर आप अपने नोट्स बनाते रहिए। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।